दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस क्लास के अंदर यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं, ब्रिवेजेस हैं, 7 डिफरेंट टाइप के सिस्टम है यूनिट सेल के, वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद सिमेट्रिकल एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यूनिट सेल्स देखते हैं। यस, तो यूनिट सेल आपको, वैसे तो मैं इतना चैप्टर पढ़ा चुका हूं तो आपको क्लियर हो गया है कि किसी भी क्रिस्टल का वो 3D स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको रेगुलरली रिपीट करने से पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि जैसे नी होती है, ईंट का जो भट्टा होता है, तो ईंट के भट्टे के अंदर, नी के अंदर क्या होता है, ब्रिक्स उसकी यूनिट सेल होती है। किसी बिल्डिंग की भी ब्रिक्स उसकी यूनिट सेल है। उस ब्रिक को रिपीट करने से नी फॉर्मेशन हो जाता है, उस ब्रिक को बार बार रिपीट करने से बिल्डिंग फॉर्म हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर एक ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर मैं इसको रेगुलरली रिपीट करता रहूं तो इस तरह का क्रिस्टल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये होता है, अब यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर केवल क्यूब के कॉर्नर्स पर ही स्फीयर होते हैं और उसके अलावा कहीं नहीं होते हैं। जैसे अगर बीसीसी है तो बीसीसी में क्या हो गया, बॉडी सेंटर क्यूबिक, यानी बीसीसी के अंदर बीसीसी के अंदर क्या हो जाता है, कॉर्नर्स पर तो स्फीयर होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके सेंटर में भी एक स्फीयर होता है। तो उस केस में ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगी। तो एफसीसी, बीसीसी जो भी हैं उनको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल केवल तब कहा जाएगा जब केवल उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर स्फीयर हो और कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं हो। लेकिन कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी है, जैसे बीसीसी में बॉडी सेंटर पर और एफसीसी में फेस सेंटर पे, तो हम उसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। अब किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए उसके 6 पैरामीटर्स है। देयर इज 6 पैरामीटर्स, ध्यान देना, देयर इज 6 पैरामीटर्स टू डिफाइन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के 6 पैरामीटर्स हैं। अब वो 6 पैरामीटर्स कौन से हैं वो मैं पहले आपको डिस्कस कर दूं। जैसे कोई भी यूनिट सेल है, तो कोई भी यूनिट सेल है तो हम उसके अंदर वो 3 डायमेंशनल है, तो उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, जैसे ये इसका ABC है, तो सपोज करो ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो यहां पर जो ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, इसके से ये है, तो इस डिस्टेंस को हम, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बी डिस्टेंस। ए है तो ए को एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको वाई ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। अब हम, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बी डिस्टेंस, यानी ये वाला और ये वाला। अब ये यहां से यहां 10 नैनोमीटर है, तो 10 नैनोमीटर है, 150 नैनोमीटर है, तो ये 150 नैनोमीटर है। तो बी की कुछ वैल्यू होगी, जैसे 150 नैनोमीटर या पिकोमीटर, व्हाटएवर जो भी है। इसी तरह से जेड एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है, जेड एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगी बेटा। तो इस डिस्टेंस को हम ए डिस्टेंस कह रहे हैं, और ये ए डिस्टेंस भी अगर 150 पिकोमीटर है, जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती है, हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से यहां पर जेड एक्सिस पर यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सी डिस्टेंस। तो हम इस डिस्टेंस को सी बोलते हैं, और सी भी सपोज करो 1, तो ये सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। और उसके अलावा एंगल, ये तो हो गया ABC। जो ABC है, व्हाट इज, यहां पर जो ABC, तो ABC क्या है, AB ध्यान से सुनना है आप, ABC इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लैटिस पॉइंट ऑन
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एबीसी क्या है, वापस सुने आप। एबीसी है, एबीसी क्या है, एबीसी है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेटेस्ट पॉइंट एक्स वाई जेड एक्सिस पर। जैसे सपोज करो मैं एक जस्ट एग्जांपल दूं, ये यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस अगर ए है तो फिर ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए होगी, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं तो। और इसी तरह से ये वाले ये लेटेस्ट पॉइंट हो गए। और इसी तरह से अगर ये वाला एक्सिस ये वाला मैंने एक्सिस जेड एक्सिस ले लिया, सपोज करो ये वाला एक्सिस तो क्या था, ये हमारे अजम्पशन पर है, ये एक्स एक्सिस लिया हमने और ये मैंने ले लिया जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहां जेड एक्सिस पर क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, ये डिस्टेंस c है तो फिर ये डिस्टेंस भी c रहेगी। ऑब्वियसली तभी वो क्रिस्टल है, तभी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो कि इन दोनों लेटेस्ट पॉइंट के बीच में अगर a डिस्टेंस है तो आगे इन दोनों के बीच में भी a डिस्टेंस होगी और आगे भी, यानी x एक्सिस पर अगर 1000 लेटेस्ट पॉइंट हैं तो किन्हीं भी दो लेटेस्ट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो a होगी। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 150 पिकोमीटर हो सकती है, 100 पिकोमीटर हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। और इसी तरह से ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के ये जेड एक्सिस पर इस तरह से ये लेटेस्ट पॉइंट रिपीट होंगे। यहाँ जेड एक्सिस पर एक लेटेस्ट पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा होगा, इस तरह से ये लेटेस्ट पॉइंट, बहुत सारे लेटेस्ट पॉइंट होंगे। लेकिन किन्हीं भी दो लेटेस्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस पे, ये और ये, इसको हम सी बोलेंगे। तो अगर इसके और इस लेटेस्ट पॉइंट और इस लेटेस्ट पॉइंट के बीच में सी डिस्टेंस है तो इस और इस लेटेस्ट पॉइंट के बीच में भी सी डिस्टेंस रहेगी। और इससे और अब ऊपर अगर जो नेक्स्ट लेटेस्ट पॉइंट आएगा तो उन दोनों के बीच में भी सी डिस्टेंस आएगी। सिमिलरली जो ये एक्स एक्सिस ले लिया y, तो जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो वहां पर भी जो लेटेस्ट पॉइंट आएंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको बी डिस्टेंस बोलेंगे। तो एबीसी क्या है, एबीसी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेटेस्ट पॉइंट एट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। फिर हम अब आता है एंगल। अब जब हम एंगल की बात करते हैं तो देखो एंगल में मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर डेफिनेटली अगर ये क्यूबिक है तो यहां इंटरफेशियल एंगल होंगे। इंटरफेशियल एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल है तो फेस है, जैसे हमारा रूम है तो रूम में भी तो 6 फेस है, जैसे रूम में भी तो 6 फेस है। जैसे मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड जिस पे फिक्स है ये एक फेस है, ठीक है। अब इस फेस के साथ सामने फेस है, दोनों साइड में है और ऊपर नीचे फर्श है, फेस है। मतलब मेरे कहने का मतलब मैं जिस फर्श पे फ्लोर पे खड़ा हूं वो भी फेस है, रूफ जिस पे फैन है वो भी फेस है। तो एक रूम में, क्यूबिक रूम में कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो दो फेस के बीच में, किन्हीं भी दो फेस के बीच में जो एंगल है उसको हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, इंटरफेशियल एंगल कहेंगे। और ये इंटरफेशियल एंगल कितने होंगे, ये इंटरफेशियल एंगल 3 होंगे, इंटरफेशियल एंगल फेस, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है सी और ये वाला, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा एंगल। और इसी तरह से ये जो हमको सामने नजर आता है हम उसको अल्फा एंगल बोलेंगे। और जो हमारे बिल्कुल रूफ में फ्लोर का है, फ्लोर वाला एंगल गामा है, फ्लोर वाला एंगल गामा है, आप यूं समझो। बिल्कुल जो सामने वाला एंगल होता है उसको अल्फा बोलेंगे, और ये वाला एंगल हो जाएगा वाई एंगल, और ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा एंगल। और अगर मैं इसको एक्स बोलूं, इसको वाई कहूं, इसको जेड कहूं, तो
y और z के बीच में, y और z के बीच में जो एंगल है उसको मैं अल्फा एंगल बोलूंगा, और इसी तरह से जो फ्लोर पर है यानी x और y पर जो एंगल है उसको गामा एंगल कहूंगा मैं, और जो x और z का है उसको मैं कहूंगा बीटा एंगल। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो तीन अलग अलग एंगल हैं, ठीक है, ये वाला एंगल बीटा एंगल है, और तो y और z के बीच में जो बिल्कुल सामने है उसको अल्फा एंगल बोल रहे हैं। जो फ्लोर पर है यानी x और y के बीच में ये जो दो फेस के बीच का एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, गामा एंगल कह रहे हैं। और ये इस एंगल को जो x और z के बीच में है तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स हैं। अब जब हम एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, a = b = c। इसका मतलब इसकी ये वाली लेंथ यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों इक्वल लेंथ होती है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है, 90। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होगी, 90। क्योंकि आप देख लो आपका रूम अगर बिल्कुल क्यूबिक बना हुआ है तो दो फेस के बीच में एंगल 90 रहेगा और सारे एज लेंथ इक्वल होगी, यानी इसमें सारी एज लेंथ इक्वल है। जो एज लेंथ ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, उतनी ये हो जाएगी, उतनी ये हो जाएगी, ये सारी डिस्टेंस सेम है। ये अगर यहां से लेके यहां तक, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इन दोनों ब्लैक डॉट के बीच में डिस्टेंस अगर 150 पिकोमीटर की है तो इन दोनों के बीच में भी ये 150 पिकोमीटर की होगी और ये भी 150 पिकोमीटर की होगी, यानी सारी ब्लू लाइंस जो मैंने अभी ड्रॉ की है वो इक्वल लेंथ की होगी। तो a = b = c हो गया, यानी तीनों डायमेंशन पर जो लेटेस्ट पॉइंट रिपीट हो रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पर रिपीट हो रहे हैं, तो a = b = c हो गया। और जो यूनिट सेल बन रही है उस यूनिट सेल के अंदर जो इंटरफेशियल एंगल है अल्फा बीटा गामा जिसको कह रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में a = b होता है, यानी यहां पर ये हो गया कि a = b और c ज्यादा बड़ा है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये तो बता रही है c को, ये जो ब्लैक लाइन है ये बता रही है c को, और ये वाली b को बता रही है और ये वाली a को बता रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये ब्लू वाली लाइन और ये दोनों तो इक्वल लेंथ की है लेकिन ये ज्यादा बड़ी है। आपने ऐसी यूनिट सेल का एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जो मार्केट के अंदर घी और तेल के पीपे मिलते हैं, जो आयरन के लोहे के पीपे, आजकल तो प्लास्टिक के अंदर आते हैं, पर ऐसे लोहे के पीपे मिलते थे जिसमें तेल भरा हुआ आता था, वो उस तरह का ये शेप है। या फिर अगर आपने मार्कर यूज किया हो तो मार्कर की जो इंक होती है, तो मार्कर की इंक जिस बोतल में आती है, मार्कर की इंक जिस बोतल के अंदर आती है वो भी टेट्रागोनल होता है। ये मार्कर की इंक मेरे पास पड़ी है तो मैं इसको आप बता रहा हूं कि ये है मार्कर की इंक। तो हम इस शेप को क्या कहेंगे, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्रागोनल। चलो यहां से आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये टेट्रागोनल शेप है, देखो बेटा। अब इसमें ये वाली लेंथ जो है ये यहां से लेके यहां तक, इसको c बोल रहा हूं मैं, इसको c लेंथ बोल रहा हूं, और इसको मैं b लेंथ बोल रहा हूं, ये वाली b लेंथ, और इधर ये वाली भी b लेंथ। यानी ये भी c है, ये भी c है, और ये अगर b है तो ये भी b है, और जो इधर आ रही है ये देखो इस तरफ, या ये इस तरफ वाली लेंथ, तो ये हो गई a। अगर ये a है, ये a ले लेंगे तो ये b ले लेंगे, ये c ले लेंगे। तो देखो ये वाली लेंथ, c वाली लेंथ, ये वाली लेंथ ज्यादा बड़ी है, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो ये टेट्रागोनल हो गया। और इसके अंदर जो अंदर इंटरफेशियल एंगल बनेंगे, यानी ये फेसेस है ना, तो सब 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। अगर आप इसको खोल के, अगर मैं इसको यहाँ से खोल के और अंदर से इस तरह से दिखाऊं, ठीक है,
तो ये इस तरह से ये जो एंगल हो गए, ये जो एंगल हो गए इसके अंदर, ये वाले इंटरफेशियल एंगल ये हो गए, ये इंटरफेशियल एंगल हो गए, ये वाले अंदर जो दिख रहे हैं, तो इस वाला और इस वाला ये एंगल हो गए। ये सारे इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ a = b है, लेकिन a = b है, लेकिन b = c नहीं है, c ज्यादा बड़ा है। और ये जो इंटरफेशियल एंगल है, इनकी बोतल अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से दूसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। अब ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर ये रहा। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में भी जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में भी जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं, जो अंदर से फेस वाले एंगल होते हैं, वो तो सब 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। पर a नेवर = b नेवर = c, यानी यहाँ पर ये तीनों लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तीनों डिफरेंट है। देखो ये ज्यादा बड़ी है, ये छोटी है, और ये सबसे ज्यादा बड़ी है, ये सबसे ज्यादा बड़ी, फिर उससे छोटी, और ये सबसे छोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इस ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का अगर एग्जांपल दूं तो माचिस बॉक्स, मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स ऑर्थोरोम्बिक होता है। इंक बॉटल ये होती है क्यूब, आप जानते ही हैं। और इन सब के बीच में इंटरफेशियल एंगल 90 के। पर यहाँ डिफरेंस किसमें है? ABC में। यहाँ a = b = c हो गया। यहाँ दो लेंथ बराबर है, a = b, लेकिन थर्ड लेंथ c वाली ज्यादा हाइट पर है, ज्यादा लंबी है। और यहाँ तीनों लेंथ डिफरेंट होगी, a नेवर = b, b नेवर = c, मैच बॉक्स। अच्छा, अब आता है फोर्थ। यहां से थोड़ा सा हमको लर्न करना पड़ जाता है मोनोक्लिनिक्स। मोनोक्लिनिक में भी है ना, इसी तरह से मैच बॉक्स जैसा ही है। ए बी सी तीनों लेंथ डिफरेंट होती है। पर यहां पर क्या होता है? अल्फा = गामा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, इसका बीटा एंगल। यानी ये जो है, ये वाला जो फेस है, वो इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। यानी ये एग्जैक्टली जो ये वाली जो एरो आ रहा है ना, एरो वाला जो प्लेन है, वो थोड़ा सा इधर झुक जाता है। तो जो ये वाला बीटा वाला जो एंगल होता है, वो मोनोक्लिनिक में <90 होता है। बीटा वाला एंगल मोनोक्लिनिक में <90 होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनोक्लिनिक में a b c तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती, और लेकिन अल्फा और गामा की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है। और बीटा यानी एक फेस, यानी जैसे ये जो बोर्ड है ना, वो थोड़ा सा यूं झुक जाए आपकी तरफ, तो एंगल क्या हो जाएगा? फिर मेरा ये जो बोर्ड लग रहा है और फ्लोर के बीच का 90 डिग्री नहीं रहेगा, <90 रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सपोज करो ये है आपका फ्रंट फेस, और ये फर्श पे पड़ा है, फ्लोर पे पड़ा है। अब ये बोर्ड थोड़ा सा झुक जाए, किस तरफ? आपकी तरफ, यानी ये इस तरफ झुक जाए, तो क्या हो जाएगा? <90 हो जाएगा। तो इस तरह से ये झुकी हुई यूनिट सेल रहती है, और इसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम। और अब ये थोड़े से ना कंसेप्ट नहीं है, इनको थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 के 7 आपको लर्न ही करने हैं, इसमें कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए मैंने है ना इसको जो भी मेरे लिए पॉसिबल हो पाया, मैंने अच्छे डायग्राम सर्च करके और 3D डायग्राम और उसकी स्लाइड बनाई है, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अच्छा, अब क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में a = b = c है, यानी तीनों इक्वल है। लेकिन यहां पर रोम्बोहेड्रल के अंदर क्या होता है? अल्फा = बीटा = गामा। अल्फा और बीटा की एंगल तो सेम होते हैं, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ गामा <90 होता है, यहाँ गामा <90 होता है। और ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? आप देखो, अच्छा, रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको रटना ही पड़ेगा ये 7 सिस्टम एक बार तो आपको, ठीक है ना। और वैसे भी ये इतने ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमको याद होने चाहिए। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं रोम्बोहेड्रल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे वो 4 बना के दे देते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। तो बाकी CBSE बोर्ड में तो बहुत कम पूछते हैं इनके बेस पर क्वेश्चन। ट्राइक्लिनिक में क्या है? तीनों इक्वल नहीं है, a नेवर = b नेवर = c, और अल्फा बीटा गामा। यानी यहाँ पर आप ट्राइक्लिनिक में ये याद रख लो
ABCD इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है, और ये इस तरह का कुछ शेप बनता है। और दूसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो मैं अभी इस आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियसली भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये A और B दोनों तो इक्वल होते हैं, लेकिन C जो ये वाली लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है, दिख ही रही है, ये C लेंथ ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू A और B। A और B के बीच में जो एंगल होते हैं, अल्फा और बीटा के जो एंगल हैं वो तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा वाला एंगल 120 का होता है, गामा वाला एंगल इसका 120 का होता है। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक बार अच्छे से बार बार आप देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम का ये तो मैंने एक साथ लिख दिया कि क्यूबिक क्या है, टेट्रागोनल क्या है, ऑर्थोरोम्बिक क्या है, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर और ट्राइक्लिनिक। तो ये आप इसको रीड कर लेना, और ये इसके 6 पैरामीटर्स। बस ये जरूर सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है कि किसी भी यूनिट सेल या किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो आप लिखोगे इसमें देयर इज 6 पैरामीटर्स। और क्या लिखोगे, ABC which is the distance between two successive lattice point at x, y, z axis respectively, and alpha, beta, gamma एंगल्स हैं जो इंटरफेशियल एंगल हैं, जो दो फेसेस के बीच के एंगल हैं। अब इस तरह से, अब ये हमने 7, ये देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, जिसपे रिसर्च हुआ है, तो इस 7 हमको मिल चुके हैं। लेकिन अब इसमें 7 में 14 टाइप्स की डिफरेंट यूनिट सेल मिलती है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो 14 टाइप की डिफरेंट यूनिट सेल है, तो पहले तो मैंने क्या कहा, क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं। अब आप ध्यान दो, क्रिस्टल सिस्टम मैंने कितने बताया, 7, तो ये रहा 1 क्यूबिक 1, तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ये क्यूबिक, सेकंड वाला टेट्रागोनल, थर्ड वाला हेक्सागोनल, फोर्थ वाला ऑर्थोरोम्बिक, फिफ्थ वाला मोनोक्लिनिक, सिक्स्थ वाला ट्राइगोनल और रोम्बिक, और सेवंथ वाला ट्राइक्लिनिक। तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है बेटा, ये फर्स्ट वाला तो है क्यूबिक, ये है टेट्रागोनल, और ये है हेक्सागोनल, और ये है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये है मोनोक्लिनिक, और ये है ट्राइगोनल जिसको हम रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, और ये है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब इसके अंदर, क्यूबिक के अंदर, तो सबके अंदर प्रिमिटिव तो मिलती है, यानी सबकी प्रिमिटिव तो मिलेगी। प्रिमिटिव का मतलब केवल कॉर्नर्स पर स्फीयर, लेकिन कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी नहीं, देख लो आप। लेकिन क्यूबिक के अंदर 2 एक्स्ट्रा और मिल जाती है, बीसीसी और एफसीसी, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। सिमिलरली टेट्रागोनल में प्रिमिटिव के बाद बॉडी सेंटर भी मिलता है। हेक्सागोनल खाली एक ही टाइप का नॉन है। सबसे ज्यादा किसके हैं, ऑर्थोरोम्बिक के। सबसे ज्यादा किसके हैं, ऑर्थोरोम्बिक के। उसका प्रिमिटिव भी मिलता है, उसका बॉडी सेंटर भी मिलता है, उसका फेस सेंटर भी मिलता है, और उसका बेस सेंटर या एंड सेंटर भी मिलता है। यानी आप समझो ये हमारा टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में क्या हो गया, ये वाला मैंने कहा ना, तेल घी के जो पीपे आते थे, यहां मैं ये बोलूं इंक की बोतल जो थी वो, तो एक मिनट, ये इंक की बोतल, तो इंक की बोतल का कौन सा शेप है, कौन सी यूनिट सेल से मिलता जुलती है, तो आप बोलोगे ऑर्थोरोम्बिक। इसमें, इस ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, A = B, पर B से ज्यादा बड़ा C, ये वाला C हो गया हमारा, ये हमारा C हो गया, ये तीनों एक्सिस हो गए। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं, तो अगर खाली ये क्यूब के कॉर्नर पर है, ये इस तरह का यूनिट सेल बन रहा है,
इस तरह का यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अभी आप ऑर्थोरोम्बिक के प्रिमिटिव यूनिट सेल देख रहे हैं, और अगर मैंने इस ऑर्थोरोम्बिक में या सेंटर में ये लगा दिया तो ये बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बन गई। और अगर मैंने इसकी जगह यहां पर ये फेस सेंटर कितने होंगे 6। तो ये जो ब्लू वाले स्फीयर हैं ये फेस सेंटर्ड हो गए, तो ये हो गया फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। और केवल इसको बोलते हैं एंड और बेस सेंटर्ड। एंड और बेस सेंटर्ड ये बन गई, यानी एंड और बेस सेंटर्ड में क्या होता है, केवल एक यहां बस, बाकी 4 फेस फ्री। एक यहां देखो, ये एक यहां है और एक यहां, बाकी 4 फेस फ्री है। तो जब केवल 2 फेस पर हो, और वो भी आमने सामने, अब जरूरी नहीं कि ये यहां पर हो, ये आमने सामने यू भी हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेस सेंटर्ड। पर जनरली ये इस पॉइंट पर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये दोनों स्फीयर यहाँ इजीली फिट हो जाते हैं। तो ये बेस सेंटर्ड हो गया। तो बेस सेंटर्ड केवल किस में मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। तो बेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बेस फेस सेंटर्ड, क्या बोलते हैं इसको, बेस फेस सेंटर्ड। तो बेस फेस सेंटर्ड केवल ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है। ये बच्चों पॉइंट रट लो, याद कर लो, क्योंकि आप देख लो बेस सेंटर्ड केवल 2 में ही मिलता है, और सॉरी 2 में मिलता है, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में ही बेस सेंटर्ड है। अच्छा, अब देखो मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव है और बेस सेंटर्ड है, इसमें खाली प्रिमिटिव है और इसमें भी खाली प्रिमिटिव है। तो ये ठीक है, आप बार बार देखते रहेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि मैं अगर ये डिस्कस नहीं करता तो आप बोलते सर ने कोई बड़ी चीज छोड़ दी। वैसे है तो ये बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट ही है, पर इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको पूरा ही लर्न करना पड़ेगा। और वैसे भी सॉलिड स्टेट में 3D स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमको 3D स्ट्रक्चर्स ही अंडरस्टैंड करने हैं। अब हर चैप्टर की अपनी नेचर होती है। मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ही थे। आगे फर्दर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, वो और ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। अब दूसरा नेक्स्ट आ जाता है। अब मैंने आपको कहा था शुरू की क्लासेस में जब मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल में सिमेट्री होती है, क्योंकि अगर क्रिस्टल एक डेफिनेट पैटर्न पर आगे बढ़ता है, क्रिस्टल अगर एक डेफिनेट पैटर्न पर आगे बढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक सिमेट्री होती है। अब इसमें कुछ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनको सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कहते हैं। सिमेट्रिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स में का पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी क्रिस्टल में से या किसी यूनिट सेल में से अगर अपन पास करें, तो वो पास होने के बाद वो क्रिस्टल या वो यूनिट सेल या वो ऑब्जेक्ट 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। वापस से सुन लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है जो किसी क्रिस्टल में से, किसी यूनिट सेल में से, किसी ऑब्जेक्ट में से जब पास हो जाए, तो अब उस प्लेन के दोनों तरफ जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, और अगर उनको वो एक दूसरे को जब आमने सामने देखते हैं तो बिल्कुल वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। देखो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल और यूनिट सेल, कैन डिवाइड इनटू 2 equal portion which are exactly the mirror images to each other। आप देख लो जैसे मैंने ये बनाया है, तो ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल एग्जैक्टली बीच में जो ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या हुआ, यहां से जब मैंने ये प्लेन पास किया तो 50% पोर्शन इस प्लेन के पीछे है, 50% पोर्शन इस प्लेन के आगे है। दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। अगर यहां पर ये स्फीयर्स हैं, तो ये पीछे वाला स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा,
इस प्लेन के पीछे भी 4 स्फीयर है और फ्रंट में भी 4 स्फीयर है, दोनों इक्वल पोर्शन होंगे। और अगर ये बीसीसी होगा तो बीसीसी होगा तो भी है ना, बीसीसी होगा तो भी बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर के अंदर, सेंटर पर ये स्फीयर होगा। तो ये जो ये स्फीयर है इसका 50% पोर्शन, इसका 50% पोर्शन पार्ट इस प्लेन के ऊपर होगा या इस प्लेन के आगे होगा, और 50% पोर्शन इस प्लेन के पीछे होगा। तो बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो चाहे सिंपल क्यूबिक हो, ठीक है, हम अगर ऐसे ये प्लेन इसमें पास कर देंगे तो वो बीसीसी, एफसीसी या सिंपल क्यूबिक ये इक्वल टू पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्लेन को, जिस प्लेन ने इस यूनिट सेल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री दो तरह की होती है, एक तो होती है रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो होती है रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरी होती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम देखते हैं रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है जो दिख रही है, ठीक है। अभी डायगोनल बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंडिकुलर और डायगोनल में फिर मैं डिफरेंस कर दूंगा। तो इसमें देखो सबसे पहले एक क्यूब में हम कितने रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो 3 हो जाएंगे। एक तो ये वाला जो है ये तो ऑलरेडी यहां बता दिया, ठीक है। जैसे एक अपना जो रूम है वो जनरली क्यूब होता है, तो क्यूबिक रूम है तो उसको अपन अब उसके 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो एक तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और एक इस तरह से कर सकते हैं और एक इस तरह से कर सकते हैं। यानी ये तो फ्लोर वाला साइड हो गया जहां अपना बेड सोफा पड़े रहते हैं, और ये ऊपर वाला जहां पर ये फैन लटकता है, ठीक है, तो ये बीच में जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और हम इसको 3 तरह से, ये इसके 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं जिनको हम बोलते हैं रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप देख लो इस किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में 2 फेस कवर हो रहे हैं। यूं तो मतलब या तो इस फेस से इस फेस, यहां से लेके यहां उस फेस तक जाए, या इधर से लेके इस फेस तक आए, या ऊपर से लेके नीचे वाले फेस तक आए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। इसमें कितने 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे, जो डायग्राम से वेल क्लियर है। उसके बाद डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो डायगोनल का मतलब जैसे ये रूम है तो मैंने इस कॉर्नर से लेके यूं लगा दिया, ये करके ये यूं जा रहा है, और एक कॉर्नर से, यानी कॉर्नर से कॉर्नर जा रहे हैं। पिछले वाले फेस से फेस जा रहे थे, पिछले वाले देखो, पिछले वाले जो थे रेक्टेंडिकुलर और डायगोनल में, अभी खुद देखो आप, ये तो जा रहे हैं, ये एज, इस एज से स्टार्ट होकर इस एज तक जा रहे हैं। ये देखो ये वाला इन दोनों एजेस से स्टार्ट होके प्लेन यहां तक आया, ये इन दोनों, ये जो एज है इस एज से स्टार्ट होके सामने वाली एज तक गया, ये इस एज से स्टार्ट होके और सामने वाली एज तक गया। तो ये जो ट्राइगोनल या डायगोनल, सॉरी जो ट्राइगोनल गलत बोल गया मैं, डायगोनल, जो ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एज से एज चलते हैं। जैसे ये वाली एज है, इस एज से लेके सामने वाली एज तक, इस एज से लेके सामने वाली एज तक, ये इस एज से लेके सामने वाली एज तक। तो इसमें कितनी एज कवर हो गई, 2 एज कवर हो गई ना। देखो यहां से लेके यहां तक ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, इनको बोलते हैं हम डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब इसमें क्या देख रहे हो, इस फेस से उस फेस तक जा रहे हैं, इस फेस से स्टार्ट होकर उस फेस तक जा रहे हैं, ये ऊपर वाले फेस से स्टार्ट होकर नीचे वाले फेस तक आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड वाले फेस से राइट हैंड वाले फेस तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, ये वाले तो फेस टू फेस चलते हैं, यानी 2 फेस के बीच में एक प्लेन बन जाता है। तो 6 फेस होते हैं तो 3 बन गए। अब आपको समझ में आ गई, 2 फेस के बीच में एक प्लेन बनता है। तो फेस कितने होते हैं, 6। तो ये 2 फेस के बीच में ये हो गया, ये 2 फेस के बीच में ये हो गया, और ये 2 फेस के बीच में ये हो गया। अब ध्यान से देखो, 6 फेस, तो 6 फेस है और 2 फेस पर एक रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो 3 रेक्टेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री
क्यूब में बनेंगे। और डायगोनल में क्या है, मैंने क्या कहा, इस एज से लेके इस एज तक, इस एज से लेके सामने वाली एज तक, ये इससे भी वेल क्लियर हो रहा है। तो कुल मिला के अब हमारे पास दो एजिस पर, ये रहे देखो 1 और 2, दो एजिस पर एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। दो एजिस, ये रही 1, ये रही 2, तो दो एजिस पर एक डायगोनल प्लेन मिल रहा है, दो एजिस पर एक डायगोनल प्लेन मिल रहा है। तो 12 एजिस हैं, तो दो एजिस पर एक मिलेगा, तो 12 एजिस पर 6 डायगोनल प्लेन मिलेंगे। तो हमारे पास 6 तो डायगोनल प्लेन्स मिलेंगे और 3 हमारे को क्या मिलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन, यानी टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। द 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूब। ये देख लो, ये तीनों तो रेक्टेंगुलर हो गए, ये 6 वाले, ये वाला, ये आप देख लो, और ये प्लेन यहां आ रहा है, ये आपको ये दिख रही है ना लाइन, ये एक्चुअल में इस तरह से डायग्राम बन गया है कि खाली पर को लाइन दिख रही है, पर ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। किस तरह का प्लेन है, जो इस और इसके बीच में है, ये इस और इसके बीच में है। तो टोटल इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया कि 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स जो फेस के साथ हैं, इस फेस से इस फेस तक, ये ऊपर वाले फेस से नीचे फेस वाले, और ये लेफ्ट से राइट वाले फेस की तरफ। और ये देखो इस एज से सामने वाली एज की तरफ, ये वाली एज और फिर वाली ये एज, इस एज से इस एज की तरफ आ गया, ये इस एज से इस एज की तरफ आ गया। ध्यान से देख लो, आप समझ में आ जाएगा। और वैसे तो मैं काफी धीरे ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी पॉज करके भी देख सकते हो क्योंकि 3D डायग्राम अच्छे बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे ये वाली ब्लू वाली लाइन जो है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम किसी ये क्यूब हो गया और ये इमेजिनरी लाइन है जो ब्लू वाली लाइन बना रखी है। अब हम इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो सिंबल होता है वो Cn होता है, और n की वैल्यू क्या होती है? 360 डिवाइड बाय थीटा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले तो मैं ये इट इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द क्रिस्टल और यूनिट सेल और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये रही, ठीक है, जिसको अपन क्या रोटेट सो दैट इट प्रेजेंट्स द सेम ऑपरेशन मोर देन वन इन अ कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360। मेरे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, पहले एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं इसको। तो अब मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो आप, यहां से मैंने सपोज करो मैंने यहां ये सारे स्फीयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आइडेंटिकल स्फीयर हैं। अगर ये सारे के सारे कॉपर के स्फीयर है तो कॉपर के स्फीयर हैं, पर मैंने मार्क कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया। कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया? 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू, ठीक है, जिसको मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह रहा हूं। इसको मैं क्या कह रहा हूं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान से समझो, पेशेंस रखो बेटा, जिसको Cn सिंबल दूंगा मैं और n का मतलब भी समझाऊंगा अभी। अब मैंने जैसे ही इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया, यानी 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो अब नई पोजीशन क्या आ जाएगी? नई पोजीशन आ जाएगी 1 यहां आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 90 डिग्री। अब जो मेरा ये A और B
क्या आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो? क्या ए और बी एक जैसे ही हैं? बिल्कुल एक जैसे। आप बोलोगे नहीं सर, एक की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 3 आ गया। बेटा ये तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। अगर मैं 1 2 3 4 5 हटा दूं, ठीक है, तो मैं एक बार 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया और यहां सपोज करो 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है, चलो नहीं लिखा हुआ है, तो बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल सेम, क्या मिल रहे हैं हमको? तो मैंने वापस 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं मैं। तो जब मैंने ए, तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर है ना। अब वापस समझो, अब मैं वापस यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने पॉइंट ले लिए। जैसे मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 4 नंबर, 4 जैसे लिखा है वैसे लिखता हूं। ये 1, यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3, और ये 5 कहां आ जाएगा बेटा? ये 5 यहां आ जाएगा, और ये 6 यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, ये 8 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, तो इसका ये दोनों इक्विवेलेंट है। देखो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों इक्विवेलेंट है। यानी B इज द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ A, B इज द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ A। समझ में आ जाएगा। अब और 90 पे रोटेट कर दिया, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 8, ये 5, ये 6, ये 7। तो B एंड C बोथ आर इक्विवेलेंट ऑफ A, यानी A B C यूं दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, पर मैंने A को 90 पे रोटेट किया तो B मिला, तो B भी बिल्कुल किसके जैसा मिला है? A जैसा ही मिला है। और फिर वापस इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो भी क्या हुआ? ये एक जैसे ही मिल रहे हैं। अब और एक बार और 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। देखो बेटा, अब एक बार और करूंगा तो ये 3 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। 4 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। 1 कहां आ जाएगा? वो यहां आ जाएगा। 2 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये यहां क्या आ जाएगा? 8, यहां क्या आ जाएगा? 5, यहां क्या आ जाएगा? 6, यहां क्या आ जाएगा? 7। ABCD, अगर ये मैं नंबर हटा दूं, मैं तो आपको समझाने के लिए नंबर लगाया मैं। अगर ये मैं नंबर हटा दूं तो आप बोलोगे सर ABCD सब एक जैसे हैं। अभी समझ में आएगा, कंसेप्ट अब क्लियर होने वाला है। अब और 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया मैंने। जैसे मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये 1 किधर आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 4 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, और ये 5 इधर आ जाएगा, और ये 6 इधर आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर ने उधर A लिखा, इधर B लिखा, इधर C लिखा, इधर D लिखा, इधर F लिखेंगे। लिख दूं F? नहीं, A लिखूंगा। ये A है, देख लो। क्यों? क्योंकि हम वापस जहां से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच गए, 360 हो गया। तो ABCD कितने? ABCD जब हमने 90 डिग्री के एंगल पर इस इमेजिनरी लाइन से रोटेट किया तो ABCD 4 एक जैसे कन्फिगरेशन मिले, 4 एक जैसे, 4 एक जैसे इमेजेस मिली, 4 एक जैसे पोर्शन मिले। तो हम क्या बोलेंगे? BCD आर इक्विवेलेंट ऑफ A। लेकिन जो ये वाला है ये वापस हमारा इनिशियल कन्फिगरेशन है, ये इनिशियल कन्फिगरेशन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब यहां पर A B C D 4 मिले, इसीलिए इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। समझ में आया? 4 फोल्ड सिमेट्री, यानी जब हम उस इमेजिनरी लाइन से, इस इमेजिनरी लाइन से, ठीक है, जब हम इस इमेजिनरी लाइन से हम इसको रोटेट कर रहे हैं
तो इस एक्सिस का नाम क्या दिया मैंने, एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। इसका नाम क्या है, इस एक्सिस का नाम है एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। फोर का मतलब समझ में आया, जब हम रोटेट कर रहे हैं तो वो पूरे 360 रोटेशन पर, ठीक है, चार एक जैसे कन्फिगरेशन दे रहा है, ए बी सी डी। और आप बोलोगे सर ये फिफ्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है बेटा, ये वाला और ये वाला एक ही है। देख लो आप, इसके नंबरिंग और उसकी नंबरिंग एक जैसी है, तो चार एक जैसे कन्फिगरेशन दे रहा है, चार एक जैसी इमेजेस दे रहा है। तो अब क्वेश्चन आ गया कि सर आप बोल रहे थे n का मतलब बताऊंगा, तो यह n की वैल्यू 90 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 90 हो गई। और तो अब n की वैल्यू 4 हो गई, तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी आई, 90। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइड बाय 90, कितना आ गया, C4। तो मैं इस एक्सिस को बोलूंगा C4 एक्सिस। मैं इस एक्सिस को क्या बोलूंगा, C4 एक्सिस। समझ में आ गया C4 एक्सिस क्या है। C4 एक्सिस ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्यूब के अंदर। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं भी तो पॉज करके आप एक बार देख लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। अब C4 एक्सिस 90 से डिवाइड कर दिया, इसको यहां पर 90 रख दिया, तो C4 एक्सिस बोलेंगे इसको, ठीक है। और अब मैं इसका मतलब हमारा जो कंक्लूजन आया वो ये आया, तो यहां पर आप देखो मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की फोर फोल्ड और ट्रेटार्ड एक्सिस भी बोलते हैं इसको। अगर तीन होते, 3-4 फोल्ड, तीन वाले भी बता रहा हूं अभी, 4 फोल्ड ट्रेटार्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहां पर 360 डिवाइड बाय 90, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है हमारा C4 एक्सिस, ठीक है, C4 एक्सिस। इसमें इसको कंफ्यूज मत करो, या 4 आएगा, ठीक है, तो हटा दो, चलो इसको, चलो ध्यान दो। तो यहां पर 360 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस, 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस मिली थी, ABCD, जो मैंने पिछले में बताया था। और ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो ये वाला, ये है C4 एक्सिस, ब्लू वाली लाइन है C4 एक्सिस, जो बिल्कुल इस फेस के सेंटर से इस फेस के ऊपर जा रही है, ठीक है। हाँ, वो 3 मैंने क्यों लिखा मेरे को याद आ गया बेटा। अब ये कितने ये एक्सिस ऐसे कितने बन सकते हैं, इतने, ये 3 एक्सिस है बेटा, ये 3 एक्सिस है। देखो ऐसे ब्लू लाइन कितनी बना सकते हैं अपन, 3 बना सकते हैं। एक तो ये यहां से बना सकते हैं, और दूसरी ब्लू लाइन मैं और बना के बता देता हूं, यानी एक ये यहां से बन सकती है, तो ये एक्सिस यहां से भी बन सकता है, और एक एक्सिस यूं आ जाएगा, यानी क्यूब से यू डाल के अंदर चले जाओ, तो दो फेसेस में से एक एक्सिस निकल रहा है, तो एक एक्सिस यहां से निकलेगा, एक एक्सिस यहां से निकलेगा, और एक एक्सिस पीछे वाले से आगे वाले में निकलेगा। तो आपसे कोई पूछे कि एक क्यूब के अंदर C4 एक्सिस कितने होते हैं, तो एक क्यूब के अंदर C4 एक्सिस, एक क्यूब के अंदर C4 एक्सिस कितने होंगे, 3 एक्सिस होंगे, ठीक है। ये रहा, दो फेस में से एक एक्सिस बनेगा, ये रहा, ठीक है। दो फेस में से एक एक्सिस बनेगा, जो कि ये दिख ही रहा है अपन को, ठीक है। तो 6 फेस में से कितने बन जाएंगे। तो आपको कोई पूछे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C4 एक्सिस कितने होंगे, तो 3 एक्सिस होंगे। आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से ये देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड और डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी ये वाला जो है वो इस एज में से पास होता हुआ इस ये डायगोनल, यानी दो एज में से
इस एज में से और इसे, जब ये यहां से स्टार्ट हुआ है तो बहुत वेल क्लियर डायग्राम, ठीक है। तो दो एजेस में से एक जाता है, तो 12 एजेस हैं। तो यहां ये C2 एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं अपन? C2 एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड C2 एक्सिस। ये हमारा C2 एक्सिस है जो दो एजेस के सेंटर से निकल रहा है। ये क्या है? ये हमारी एज सेंटर है। ये पॉइंट कौन सा है? एज सेंटर से निकलते हैं, दो एज सेंटर से। ये दोनों एज सेंटर से निकल रहे हैं। ये ब्लू वाली लाइन हमारा C2 एक्सिस हो गई। अब हम इसको 180 पे रोटेट करते हैं। चलो करके देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो वही कर लेता हूं मैं। ये हमारा कौन सा? ये हमारी एक्सिस हो गई C2 एक्सिस, ये वाली, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां पर, पहले जैसा किया था। ये 1 ले लेता हूं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ले लेता हूं, ये 6, ये 7 और ये 8। ये हमारा ए कन्फिगरेशन हो गया। अब मैंने जब 180 पे रोटेट किया तो चीजें आमने सामने। 180 का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं 180 पे आ जाऊं तो आपकी जगह मैं आ जाऊंगा, मेरी जगह आप आ जाओगे। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। लेकिन अब क्या होगा? अगर हम 180 पे रोटेट हो जाएं तो आप मुझे, मैं आपको देखने लगा, तो हमारी पोजीशन म्यूचुअल चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी अभी तो ये हो रहा है कि आप मुझे देख रहे हो और अगर 180 पे रोटेट हो जाए तो मैं आपको देखूंगा, मतलब उल्टा हो गया। आप तो आ गए वीडियो के अंदर और मैं आ गया वीडियो से बाहर। ध्यान दो। अब यहां पर क्या हो जाएगा? जब 180 पे रोटेट करेंगे हम तो यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 1। ये 1 3 पे आ जाएगा, 3 1 पे आ जाएगा। इसी तरह से 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। इसी तरह से 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। 180 पे रोटेशन है। ये यूं किया तो पलट गया, तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है। और 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। तो ए और बी दोनों एक जैसी तो है। ये तो मैंने नंबर डाल दिया, इसीलिए पहले नंबर नहीं डाला हुआ था। मैंने कहा ना चलो हटा दो नंबर। अब मैंने 180 पे रोटेट कर दूंगा और नंबर ये 1 2 3 4 5 6 नहीं लगे हो तो आप बोलोगे सर ये और ये दोनों एक जैसे हैं। नहीं, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इसके जैसा है, पर वो एक्चुअल में रोटेट हो चुका है 180 डिग्री पे। चलो एक बार और रोटेट करते हैं, क्योंकि 360 तक रोटेट करना है। तो अब इसमें एक रोटेशन और ही मिलेगा अपन को। तो मैं 180 पे रोटेट करूंगा तो वापस मुझे 1 वही हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। और देख लो, ये 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 7। तो इसको मैं सी स्ट्रक्चर लिख सकता हूं? नहीं, ये तो यही है, ये तो यही है। तो यहां पर कितनी सेम इमेजेस मिली हमको? या ये दोनों, ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये एक जैसे ही है, ये और ये। इसके बाद ये आया और इसके बाद किया तो वापस हमको यही मिला हकीकत में। तो इसमें क्या हो गया? हमारे पास 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस आई, ये ए एंड बी। और जो थर्ड लास्ट ये आई, ये और ये एक ही चीज है बेटा, वापस उसी पर आ गए। तो यहां पर ये और ये एक जैसी है। लेकिन आप बोलोगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट? तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, यानी इसको रोटेट करके ये मिला तो है, लेकिन ये दिख किसके जैसा रहा है? ये दिख इसके जैसा रहा है, पर है डिफरेंट, क्योंकि वो 180 पे रोटेशन वाला है। लेकिन और 180 पे रोटेट कर दिया तो ये और ये एक जैसे हैं, यानी ये दोनों आइडेंटिकल है। यानी आइडेंटिकल का मतलब जो ये है वो ये है, और ये ए जैसा है पर ए नहीं है, ये ए जैसा है पर ए नहीं है। तो ये दो सेम अपीयरेंस आ रही है। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोलेंगे C2 एक्सिस, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 180 आ जाएगा हमारे पास। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2।
तो ये C2 एक्सिस हो जाएगा। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? C2 एक्सिस बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सिस क्या है। तो C2 एक्सिस कितने मिल रहे हैं क्यूब में? 6, और 6 तो C2 एक्सिस मिल गए हमको। और पिछले वाले एक्सिस कौन से थे? C4 एक्सिस। C4 एक्सिस कितने मिले थे हमको? 3। आप देख लेना वापस। अब मैं इसी तरह से और भी एक्सिस होते हैं, पर मेरा पर्पस था आपको इन एक्सिस इतना डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है, बुक्स में नहीं इतना डिटेल में, पर इससे आपका कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या टू फोल्ड एक्सिस क्या होता है, इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। बाकी ये पॉइंट अब देखो, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। अब इसी तरह से थ्री फोल्ड सिमेट्री भी होती है। अब मैं और ज्यादा इतना डिस्कस नहीं करूंगा, तो आपको समझ में आ गया है कि अब थ्री फोल्ड एक्सिस में क्या होता है, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाता है, यानी दो कॉर्नर से। देखो ये वाला ब्लू वाला कौन सा है? ये वाला जो एक्सिस है ये C3 एक्सिस है। C3 एक्सिस है ये ब्लू वाली लाइन C3 एक्सिस है। हम जब 360 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो आएगा 3, और यहां 3x। ये जो एक्सिस बनता है, ये एक्सिस कहां से पास होता है? कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर। आपने C4 क्या देखा था? फेस से फेस जा रहा था। और पिछला वाला जो एक्सिस था, वो क्या देखा था? एज से एज जा रहा था ना, ये एज से एज जा रहा था, और ये वाला जा रहा है कॉर्नर से। तो देखो फेस सेंटर से फेस सेंटर वाला एक्सिस था एक, जिसको C4 एक्सिस बोला अपन ने। और दूसरा एज सेंटर से एज सेंटर पे गया, जिसको अपन ने C2 बोला 180 का। और अब यहां पर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, ये इस कॉर्नर से जा रहा है और ये अगले कॉर्नर तक पहुंच रहा है, ये वाला। तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा C3 एक्सिस। तो 2 कॉर्नर्स में से एक एक्सिस जा रहा है, तो 8 कॉर्नर में से 4 एक्सिस जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि एक क्यूब में कितने C3 एक्सिस होंगे? तो 4 होंगे, ठीक है। और इसको अपन इसी तरह से, जैसे मैं अभी वापस बना के बात करूंगा तो काफी टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैंने 2 एग्जांपल से आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ठीक है ना, कि इक्विवेलेंट एक जैसे कन्फर्मेशन मिलते हैं, एक जैसी अपीयरेंस मिलती रहती है, तब तक हम बोलते हैं, तब तक हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इट इज अ पॉइंट इन द क्रिस्टल और यूनिट सेल दैट एनी लाइन ड्रॉ थ्रू इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। छोड़ो, रीडिंग करने से कोई मतलब नहीं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे BCC का ये बॉडी सेंटर्ड है, या ये क्यूब का सेंटर है। हम इसको, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसका आई। तो सेंटर ऑफ इन्वर्शन क्या होता है? इसको सेंटर ऑफ इन्वर्शन भी बोलते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी, जैसे ये है इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री, एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यूब के। तो ये कह रहा है कि इस सेंटर ऑफ सिमेट्री से जब हम किसी भी डायरेक्शन में, 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो सेम डिस्टेंस पे एक जैसी चीज मिलेगी। जैसे सपोज करो मैं इस सेंटर ऑफ सिमेट्री से इस तरफ गया तो ये फेस मिल गया, और सपोज करो ये फेस कितनी डिस्टेंस पर मिला है मेरे को? ये फेस कितने डिस्टेंस पे मिला है मेरे को? 100 पिकोमीटर पर मिला है। अभी समझ में आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। तो इसी तरह से अब मैं इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया यहां, तो वापस मेरे को फेस मिला। तो ये फेस कितने डायरेक्शन पे मिलेगा? 100 पिकोमीटर पे मिलेगा। अगर ये 150 पिकोमीटर पे मिले तो फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है उसके सेंटर से दाएं बाएं ऊपर नीचे किस तरफ भी चले, 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम चीज मिले। जैसे मैं लेफ्ट और राइट गया तो 100 पिकोमीटर पे 100 पिकोमीटर पर क्या मिला मेरे को?
फेस का सेंटर मिला। चलो मैं अब इसी के अंदर ऊपर नीचे आ जाता हूं, दाएं बाएं आ जाता हूं। तो मैं अगर ऊपर जाए, अब मैंने ऊपर गया, मैं ये आया, मैं नीचे, तो यहां पर देखो, यहां से यहां, इससे जब मैं नीचे आया तो जितना नीचे आया तो 100 पिकोमीटर पे मेरे को क्या मिल गया, फेस सेंटर मिल गया। तो ऊपर भी जाऊंगा तो 100 सेंटीमीटर 100 पिकोमीटर पर 100 पिकोमीटर पर मेरे को क्या मिल जाएगा वापस। तो ये देखो ऊपर गया, यहां से यहां गया तो 100 पिकोमीटर पे फेस सेंटर मिला, तो यहां से यहां आया तो 100 पिकोमीटर पे फेस सेंटर मिला। इधर से इधर आऊंगा तो भी 100 पिकोमीटर पे फेस सेंटर मिलेगा, इधर से इधर आऊंगा तो भी 100 पिकोमीटर पे फेस सेंटर मिलेगा। इस पॉइंट से पीछे की तरफ जाऊंगा, पीछे की तरफ 100 पिकोमीटर पे जाऊंगा तो फेस सेंटर मिलेगा, और आगे की तरफ आऊंगा तो भी 100 पिकोमीटर पर फेस सेंटर मिलेगा। तो ऐसा सेंटर जिसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर से ऑपोजिट डायरेक्शन और फ्रंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन और फ्रंट डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे चलने पर एक जैसी पॉइंट या एक जैसी पोजीशन मिले तो हम उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्शन। इसीलिए ओनली सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैव वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, अदर सिस्टम डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। वो केवल सिंपल क्यूबिक में ही होगी, न टेट्रागोनल में होगी, न मोनोक्लिनिक में होगी, न ऑर्थोरोम्बस में होगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। तो ये सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, और इसका मतलब एक क्यूब के अंदर तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एन इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड द क्यूब। ये रहा, देखो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पर भी। देखो ये इस डायग्राम जो मैं समझा रहा था वो ये रहा डायग्राम, एन इमेजिनरी पॉइंट inside the cube from where all the face are at equal distance। यानी यहां से यहां गए 100 पिकोमीटर, यहां से यहां गए तो 100 पिकोमीटर, यहां से यहां आए 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 तो 100 पिकोमीटर। यानी इस फेस सेंटर से, सॉरी इस सेंटर से, जिसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, रेड वाला डॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस रेड वाले डॉट से मैं यूं गया, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस पर फेस सेंटर मिल रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कुल मिला के ये हुआ कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उससे आपको ये क्लियर हो गया कि सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन तीनों को कलेक्टिवली सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बोलते हैं अपन। और एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 9 आपने देख लिया। 3 तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री थे, 6 डायगोनल, 9 हो गए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 + 4 + 6 13 हो गए, जो अभी आप काउंट कर लेना, क्योंकि हमारे पास एक था C4 एक्सिस 3 थे, ठीक है। इसी तरह से C3 एक्सिस थे और C2 एक्सिस थे। वो अभी आप पीछे बैक करके देखोगे, काउंट करोगे तो 13 मिलेंगे आपको। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 1। इन सबको जोड़ दो, 13, 9 और 1 तो 23 सिमेट्रिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 23 सिमेट्रिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनमें से 9 तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है। तो टोटल 23 है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 कैसे है, आप रिवर्स करके वापस एक बार वीडियो देख लो, C4, C3 और C2 एक्सिस को काउंट कर लो तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज वाली क्लास में कंसेप्ट कम थे, पर वो सारा 3D प्रेजेंटेशन था जो भी देना जरूरी था। केवल इस वीडियो को देख लो तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इसको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार ब्रेन में कंसेप्ट रखो इसका। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आयनिक सॉलिड को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।